हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय क्लास। हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट कर लिया था साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मीन्स क्या था, स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी कहलाती है। और साइटोलॉजी में भी हमने सेल क्या होती है, सेल का स्ट्रक्चर और कितने टाइप की होती है, ये सब कवर कर लिया था। हम कवर कर रहे थे अब सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। और सेल ऑर्गेनेल्स में भी हमने जो कोशिका अंगक होते हैं उसमें भी हमने सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और न्यूक्लियस कवर कर लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने बताया था आपको कि जैसे ये एक कोई सेल है और इसके अंदर होता है न्यूक्लियस, ये होती है सेल मेम्ब्रेन, ये होता है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल जिसको कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। इसमें क्या होता है, डीएनए और आरएनए, ये डीएनए एंड आरएनए न्यूक्लिक एसिड में। और इसमें क्या होता है, ये जो द्रव्य लिक्विड भरा रहता है इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। और जो इस न्यूक्लियस के अंदर भरा रहता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और यहाँ पर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और होते हैं गोल्गी बॉडी। इन सब के अपने अपने काम होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। गोल्गी बॉडी और पूरे उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैले रहते हैं। ये भी दो टाइप के होते हैं, स्मूथ और रफ। इसको हम ER से डिनोट करते हैं। और इनमें क्या होता है, राइबोसोम्स लगे होते हैं, इनको कहेंगे राइबोसोम्स। इसमें होते हैं सेंट्रोसोम्स। और प्लांट सेल होती है उसमें एक लेयर और होती है जिसको कहते हैं हम सेल वॉल। और अगर प्लांट सेल है तो उस प्लांट सेल में क्या होते हैं, बड़े बड़े वैक्यूल्स भी होते हैं और प्लास्टिड्स भी होते हैं। ये सब हम क्या पढ़ेंगे, जैसे प्लास्टिड प्लांट सेल है तो उसमें ये प्लास्टिड भी होते हैं। ये हमने जब फर्स्ट क्लास पढ़ी थी इंट्रोडक्शन की, उसमें हमने बताया था कि सेल क्या है, सेल का स्ट्रक्चर क्या है और सेल में क्या क्या होता है। ठीक है, अब जितने भी मैंने ऑर्गेनल्स इसमें लिखा रखे हैं हम उनको एक एक करके पढ़ रहे हैं। हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ ली है, सेल वॉल पढ़ ली है, ये न्यूक्लियस पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, ये वाला माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, प्लास्टिड पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, इसके जो सेल ऑर्गेनेल है वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का एक नाम होता है जो एग्जाम में पूछते भी हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होता है, जिसमें पावर होती है, जिसमें एनर्जी होती है। ठीक है, क्योंकि क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया का काम ही क्या होता है, एटीपी सिंथेसिस करना। एटीपी माने एनर्जी। हमारे शरीर के लिए एनर्जी कहाँ बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनती है। तो जो भी माइटोकॉन्ड्रिया में बनती भी है और स्टोर भी होती है, तो इसका मतलब क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। यहीं से हमारे पूरे शरीर में क्या होगी, एनर्जी मिलेगी। और कैसे, कौन से फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी, एटी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर रहती है, इसको करेंसी ऑफ द ह्यूमन बॉडी भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल। सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने कल पढ़ा था जो न्यूक्लियस होता है ना वो फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल होता है। मतलब कि क्या होता है, जो हमारा सेल होती है, सेल के अंदर का सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है वो न्यूक्लियस का होता है। और उसके बाद क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का। और डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन मतलब मैंने यहाँ पर देखो माइटोकॉन्ड्रिया का एक स्ट्रक्चर बना रखा है। ये इसकी क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। और ये जो अंदर है ना, ये इस फॉर्म में, इसको कहेंगे इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये क्या है, फर्स्ट ओरिजिनेट सेल ऑर्गेनल्स। फर्स्ट ओरिजिनेट सेल ऑर्गेनल्स का मतलब क्या होता है, जब सेल बनी होगी तो सबसे पहले कौन सा ऑर्गन बना या कौन सा ऑर्गेनल बना, माइटोकॉन्ड्रिया। जो सबसे पहले ओरिजिन हुआ है जिसका सेल में, वो कौन सा था, माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी क्वेश्चन आता है कि सेल का फर्स्ट ओरिजिनेट ये जो ऑर्गेनेल है वो कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। और डीएनए इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, इसका मतलब क्या होता है, जो सेल होती है ना, मैंने अभी बताया था, ये जो सेल है इस सेल में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल में क्या होता है, डीएनए होता है। ये बताया था मैंने, न्यूक्लिक एसिड यहाँ पर होते हैं, दो टाइप के होते हैं, डीएनए और आरएनए। ये कहाँ मिलता है,
ओनली न्यूक्लियस में। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया ही एक ऐसा ऑर्गेनेल है जहां पर क्या होता है, अपना खुद का इसका डीएनए होता है। ठीक है, मतलब कि सेल में तो डीएनए है ही है न्यूक्लियस में, लेकिन उसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया में भी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, अपने आधे से ज्यादा काम तो खुद ही कर लेता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनॉमस बॉडी। मतलब आधे से ज्यादा काम वो अपना खुद करता है। जैसे और जितने भी ऑर्गेनेल है ना, उनको तो क्या करेंगे, वो दूसरे पे डिपेंड होते हैं, कहीं से एनर्जी मिल रही है, कहीं से कुछ मिल रहा है, कहीं से कुछ मिल रहा है। लेकिन इसके पास अपना खुद का डीएनए होने की वजह से ये अपने आधे सारे काम खुद ही कर लेता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, देखो मैंने कहा कि इसमें डीएनए तो होता है, लेकिन जो न्यूक्लियस वाला डीएनए था वो क्या था, डबल हेलिक्स था। कल मैंने पढ़ाया था कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ओनली उसी में न्यूक्लियस मिलता है, और न्यूक्लियस में डीएनए आरएनए होते हैं, और जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स होता है, और जो आरएनए होता है वो सिंगल हेलिक्स होता है। यानी जो डबल हेलिक्स होते हैं वो इस तरीके से बनते हैं, और जो सिंगल हेलिक्स होते हैं वो ऐसे बनते हैं। ये तो क्या है, डीएनए, और ये है आरएनए। तो ये जो हमारी सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें तो कौन सा डीएनए मिलेगा, ये। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा डीएनए मिलेगा, ये वाला। ये किसकी तरह दिखेगा, वो इस आरएनए की तरह, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और सर्कुलर, इस टाइप से होगा। ये यहाँ पर इस तरीके से घूमा रहेगा, सर्कुलर होगा, लेकिन कौन सा होगा, सिंगल हेलिक्स होगा उसका। ठीक है, जैसे प्रोकैरियोट्स में होता है ना, वैसे ही होगा। मैंने लिखा है लाइव प्रोकैरियोट्स। मैंने कल बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें क्या होता है, आर जो होता है डीएनए वो सिंगल हेलिक्स होता है। ठीक है, और अगर वो प्रोकैरियोटिक की तरफ वेव कर रहा है तो उसका जो राइबोसोम्स होगा वो कौन सा होगा, 70S। क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें कौन सा राइबोसोम होता है, 80S। अब ये सब चीजें क्या है, ये जब राइबोसोम में पढ़ेंगे तब समझ आएगा। अभी ये समझो कि यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम्स होता है और प्रोकैरियोटिक में 70S। जैसे अब इसका फंक्शन क्या है, देखो इसको हम क्या कह रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन में ये काम करता है। कैसे, देखो जब हम खाना खाते हैं तो ग्लूकोज की फॉर्म में रहता है, तो जब वो ऑक्सीजन से मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करके एटीपी बनाता है। तो रेस्पिरेशन मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर वो एटीपी बना रहा है। ठीक है, मतलब कि ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन हो रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी के फॉर्म में क्या हो रहा है, हमारा जो एनर्जी है वो स्टोर हो जा रही है एटीपी के फॉर्म। इसी को ये सेल बना रहा है, इसको इसलिए सेलुलर रेस्पिरेशन कह रहे हैं, और O2 की प्रेजेंस में हो रहा है, इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कह रहे हैं। और एटीपी को मैंने अभी बताया था एनर्जी करेंसी ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, मतलब कि ये क्या होता है, करेंसी के फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर रहता है। अब सबसे पहले इसकी एक नंबर में कभी कभी आ जाता है कि डिस्कवरी किसने करी थी। प्लांट सेल में तो किसने करी थी, मेयर्स ने करी थी। लेकिन जब डिस्कवरी की बात आती है तो सबसे फर्स्ट नाम आता है अल्टमैन का या अल्टमान का, और फ्लेमिंग का भी आ जाता है, लेकिन फ्लेमिंग का नाम नहीं भी आए तो अल्टमान तो इसका डिस्कवरी जिसने भी करी फर्स्ट नाम अल्टमान का ही आता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया टर्म्स किसने दिए थे, बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, 2-3 तो मैंने लिख दिए हैं, लेकिन और भी आए थे, आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। जो अल्टमान थे इन्होंने इसको बायोप्लास्ट कहा, लेकिन ये अच्छा काम नहीं करा। उसके बाद फ्लेमिंग ने भी कहा इसको मैक्रोसोम्स कहते हैं, ये भी आगे चल के काम नहीं करा। लेकिन एक बेंडा साइंटिस्ट आए थे, बेंडा ने इनको क्या कहा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि बेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा। ठीक है, ये तो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इसका स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, आउटर लेयर होती है, इनर लेयर होते हैं, और जो ये अंदर फिंगर लाइक जो ये बने हैं ना प्रोजेक्शन, इनको कहते हैं क्रिस्टी। और इन क्रिस्टी में इस तरीके से एटीपी सिंथेस होता है जिसको F1 पार्टिकल्स कहते हैं। इनमें क्या होता है, एटीपी बनता है। ठीक है, और जो अंदर का ये लिक्विड पार्ट होता है उसको कहते हैं मैट्रिक्स। और इसमें क्या होता है, इसी में डीएनए भी मिलता है, और इसी में क्या होता है, राइबोसोम्स भी होते हैं, बहुत सारे ग्रेन्यूल्स होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो क्या होता है, इसमें 70S राइबोसोम्स होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए भी होता है। और 2-3 चीजें याद कर लेना, F1 पार्टिकल्स। अगर आ जाएगा कि एटीपी सिंथेस कहाँ होता है, एटीपी कहाँ बनता है, तो वो किस में बनेगा, F1 पार्टिकल्स में। ठीक है, अब एक और आ जाता है प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है, ये कहाँ पर मिलता है, केवल प्लांट सेल में मिलता है, फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। ये एनिमल सेल में नहीं मिलेगा। जो प्लांट सेल होता है उसके बाहर क्या होता है, एक सेल वॉल भी होती है। जो भी प्लांट सेल होगी इसको तो क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन, लेकिन जो बाहर वाली होगी उसको कहेंगे सेल वॉल। और इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, और क्या होगा, इसमें प्लास्टिड भी होंगे, बड़े बड़े वैक्यूल्स होंगे, क्योंकि इनका फूड स्टोर होता है।
और माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सब चीज़ें तो होती हैं, ठीक है। अब ये जो प्लास्टिड है इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, प्लास्टिड, ठीक है। प्लास्टिड को हिंदी में लवक भी कहते हैं। अब ये कौन से मिलेगा, ओनली प्लांट सेल में मिलेगा। और इसमें क्या होता है, इसमें भी अपना क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह अपना डीएनए और अपना राइबोसोम। तो जो प्लास्टिड है उसमें भी अपना क्या होता है, डीएनए होता है, अपना राइबोसोम होता है, ठीक है। ये भी अपने सारे काम खुद ही कर लेता है। और ये भी क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। जो प्लास्टिड होता है ना, ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है। इसका स्ट्रक्चर हम अभी पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। अब ये कितने टाइप का होता है, जो प्लास्टिड होता है कितने टाइप का होता है, ये होता है 3 टाइप का। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। इनसे एक क्वेश्चन जरूर बन जाता है कि जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कौन सा कलर देता है, वो देता है ग्रीन कलर। जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो कौन सा कलर देता है, वो सारे कलर्स देता है। ग्रीन कलर के अलावा जितने भी अदर कलर्स हैं वो कौन देता है, क्रोमोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। अभी हम डिटेल से पढ़ते हैं, देखो। जब हम प्लांट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ी थी, और उस फोटोसिंथेसिस में हमने ये कहा था कि एक पिगमेंट होता है जो होता है क्लोरोफिल, जो ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्स होता है, जो किसमें होता है, क्लोरोप्लास्ट में। तो वही क्या है, प्लास्टिड। ये क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट को हमने उसमें भी कहा था कि किचन ऑफ द सेल, क्योंकि ये क्या करा रहा है, खाना बना रहा है। मैंने कहा था कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो ग्रीन प्लांट्स में होती है, और प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है। ग्रीन पिगमेंट किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से। तो क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, यहाँ पर खाना बनाना। और जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं ना, वो होते हैं गिव्स डिफरेंट कलर्स टू द प्लांट, अलग अलग, लाल, पीला, नीला, बैगनी, गुलाबी, जितने भी अलग कलर हैं वो सब कौन देता है, क्रोमोप्लास्ट। और सबके पीछे अपने अपने पिगमेंट होते हैं। कुछ पिगमेंट तो मैंने लिख दिए हैं जो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पिगमेंट हैं जिनको आप थोड़ा सा याद करके चलना कि आ जाएगा कि टमाटो में रेड कलर कौन सा पिगमेंट देता है, तो उसको देता है लाइकोपीन। कैरेट में जो कैरेट का जो कलर होता है वो कौन देता है, कैरोटीन। और जो रेड चिली होती है उसमें कहते हैं कैप्सेंथीन। और पपाया में कैरिकेजेंथीन। ये 2-3 चीजें आप याद कर लेना। ये पिछले कुछ सालों में क्वेश्चन यहाँ से बने थे, इसलिए ये कुछ 2-3 इम्पोर्टेंट पिगमेंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं कि टमाटो कौन से पिगमेंट से रेड कलर देता है, लाइकोपीन। और कैरेट में कैरोटीन, रेड चिली में कैप्सेंथीन, और पपाया में कैरिकेजेंथीन। तो ये याद कर लेना, ठीक है। ये होते हैं जो कलरफुल होते हैं। और जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ना, वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। उसमें कोई भी पिगमेंट नहीं होता है। अगर पिगमेंट ही नहीं होगा तो कलर कहाँ से देगा, पिगमेंट की वजह से ही तो कलर मिल रहा था ना। तो पिगमेंट नहीं तो कलर भी नहीं। लेकिन इनका काम क्या होता है, फूड को स्टोर करने का। अब ये समझो कि जो क्लोरोप्लास्ट हो रहे हैं वो तो खाना बना ले रहे हैं, और जो ल्यूकोप्लास्ट है वो उनको स्टोर कर दे रहा है। और जो डिफरेंट डिफरेंट कलर दे रहा है वो कौन दे रहा है, क्रोमोप्लास्ट दे रहा है। जैसे जो हम दालें खाते हैं, दाल में क्या होता है, प्रोटीन होता है ना, वो प्रोटीन स्टोर है ल्यूकोप्लास्ट में। दाल की जो ल्यूकोप्लास्ट होगी, जो दाल होगा ना, जैसे कोई भी चना है उसके जो उसमें जो ल्यूकोप्लास्ट है उसमें ये स्टोर रहेगा। अब जैसे हम आलू खाते हैं, आलू में क्या रहता है, स्टार्च। तो स्टार्च किस में स्टोर है, वो ल्यूकोप्लास्ट में। तो मतलब कहने का ये है कि जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो फूड को स्टोर करके रखते हैं, और जो खाना बनाते हैं वो होते हैं क्लोरोप्लास्ट। और जो कलर देते हैं डिफरेंट, जैसे कैप्सिकम है वो भी कितने कलर की आती है, लाल, पीली, हरी। तो जितने भी कलरफुल फ्रूट्स खाते हैं हम, वेजिटेबल्स खाते हैं, वो किसकी वजह से, क्रोमोप्लास्ट में। अगर मैं कह दूं कि जो पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन में कौन सा प्लास्टिड हेल्प करता होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा, तो कौन करता है, क्रोमोप्लास्ट करता है या ल्यूकोप्लास्ट करता है या क्रोमोप्लास्ट करता है। तो क्लोरोप्लास्ट ओनली ग्रीन कलर देता है। तो पॉलिनेशन तो क्या होता है, जब अट्रैक्शन जहाँ पर होगा वहीं पर तो पॉलिनेशन होगा। तो अट्रैक्शन कौन करेगा, कलरफुल चीजें करेंगे ना, तो कौन होगा, क्रोमोप्लास्ट। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो पॉलिनेशन है कौन सा पिगमेंट उसमें हेल्प कर सकता है, तो क्रोमोप्लास्ट करता है, ठीक है। ये तो हो गया किसके बारे में, प्लास्टिड के बारे में। तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस आप तक इजीली पहुंच पाएँ। और पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।